जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है। तो वैसे बच्चों के लिए है जो 10th क्लास का फाइनल एग्ज़ाम 2026 में देगा उसके लिए, और फिर जो लोग 9-10 के लिए स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो इसी से सारे सवाल आपको सोशल साइंस के सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। सोशल साइंस में दोस्तों दो सब्जेक्ट आपको पूछा जाएगा, हिस्ट्री से और पॉलिटिकल साइंस से। तो आपको यही सारे सवाल पूछे जाएंगे। और इसके बाद सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो बीपीएससी टीआरई 4 का सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा तो इसमें भी यही सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो तीनों के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना है। चलिए पहला सवाल ले लेते हैं बिना किसी देर किए हुए। चैप्टर का नाम है पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद। सारे प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, यही बिहार स्टेट और बीपीएससी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन है बिस्मार्क, मेजिनी, हिटलर, विलियम प्रथम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल दूसरा है, कह रहा गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। अगर आपको 1 महीने के अंदर तैयारी करना है बीपीएससी टीचर का तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है दोस्तों, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सभी सवाल इस टॉपिक से कवर करने वाले हैं। चौथा सवाल है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश का स्थापना किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले सवाल आता है फ्रांस और पर्सा के बीच में कब हुआ? तो 1870 में हुआ। और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेडान में हुआ था। एक सवाल और आता है कि सेडान का युद्ध कब हुआ? तो 1870 में हुआ था। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान जो थे कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर के शासक थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तुर्की को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेजिनी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल 10 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल 11 है,
वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1815 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1871 में। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के जब एकीकरण हुआ था तो इसमें 3 लोग का संबंध था। तो सवाल आ रहा है कि संबंध नहीं है, कौन से व्यक्ति संबंध नहीं थे? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क नहीं थे। अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? कौन सा देश था? तो 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल 15 है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 16 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक राजतंत्र का स्थापित हुआ। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है जर्मनी की एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है जॉलबेरिन संबंधित था किससे? जॉलबेरिन किससे संबंधित थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारियों से संबंधित थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 20 इटली के एकीकरण निम्न से किसने योगदान किया था? इटली के जब एकीकरण हो रहा था तो किसने योगदान दिया? मैजिनी, गैरीबाल्टी, काउंट काबूर, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी यानी तीनों का योगदान था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है जेनेवा की संधि कब हुई थी? जेनेवा की संधि कब हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1954 में। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? कौन सा सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? वियना सम्मेलन। अगला सवाल देखते हैं। सवाल 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है दोस्तों हीगल किस देश का दार्शनिक था? हीगल जो थे वह किस देश के दार्शनिक थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर सी जर्मनी का। क्या हो जाएगा? जर्मनी का दार्शनिक थे। अगला सवाल देखते हैं 25 24 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है 25 फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1789 को हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था?
मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो 26 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी से संबंधित था। अगला सवाल देखते हैं। 27 है। सवाल है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ में स्थित है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। कोसूत का संबंध किस देश से है? कोसूत का संबंध किस देश से है? तो हंगरी देश से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। सभी सवाल को आपको ध्यान से 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना है। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और यही परीक्षा में आपको बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनान को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1864 को। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 1871 में। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का शासक था। 34 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विक्टर एमुनुअल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों, मेजिनी, काबूर और गैरीबाल्डी, तीनों इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वां जो थे उनको फांसी कब दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1793 को लुई 16वें को फांसी दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जापान हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? निम्न में कौन सा मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्र में 5 देश थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, बोहेमिया निम्न में से किस देश की अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया का अधीन था। अगला देखते हैं। 41 नंबर, 1871 में विलियम प्रथम
कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी का सम्राट बना था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन चांसलर था? निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन चांसलर था? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, नेपल की संधि कब हुई थी? नेपल्स की संधि कब हुई थी? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की पराजय हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया? कौन सा देश था जो अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने लागू कर दिया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुर्बो वंश की स्थापना किया था। 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर सवाल है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 47 का बी, रूसी क्रांति की देन है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल 48 है, 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की है? सबसे एक सवाल और आता है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? तो 1853-54 में हुआ। उसमें काबुल ने किस देश से की ओर से सम्मिलित होने का घोषणा किया था? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस देश की ओर से लड़ने का घोषणा किया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? यूनानी स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन कौन था? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये सवाल बार बार पूछा जाता है। किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेटरनिक ने कहा था। अगला सवाल देखते हैं। 51, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? ये भी सवाल आपको बार बार पूछा जाता है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1804 में लागू किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, वियना कांग्रेस ने राष्ट्र कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ये भी आपको VVI सवाल है, इसको नोट कर लेना है। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स दशम ने कहा था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, मेटरनिक कौन था? ये भी आपको बार बार पूछा जाता है। सभी सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54 का
ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 55। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रूस ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र यूनान की स्थापना हुई? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कुस्तुनिया की संधि द्वारा। कुस्तुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? इसको भी स्टार आपको लगा लेना है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किया था? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3 युद्ध किया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है नवगोयल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नवगोयल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इटली में हुआ था। सवाल है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? इसको भी स्टार कर लेना है। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 का ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क ने अपनाया था। अगला सवाल देखते हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1810 में हुआ था। इसको भी आपको स्टार लगा लेना है। चलिए सभी सवाल अति महत्वपूर्ण हैं, देखिए भी इसको भी स्टार आपको लगा लेना है। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैरीबाल्डी ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेजिनी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुनर्जागरण। एक सवाल और आता है पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? एक सवाल और आता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो 1789 को आपको याद रखना है। और वहाँ का किस राजवंश का शासन था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुर्बो राजवंश का शासन था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप के अंतर्गत आते हैं। अब 67 नंबर सवाल देख लेते हैं। सवाल है निम्न में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू किया था? कौन सा वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू किया था?
तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1821 में शुरू किया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, हितेरिया फिलाइफ नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो 68 का आंसर हो जाएगा ओडिशा में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, कौन सा जैकोबिन क्लब का सदस्य था? कौन सा जैकोबिन क्लब का सदस्य था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 69 का। ऑप्शन नंबर ए टीपू सुल्तान इसका सदस्य थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 70 नंबर। वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया? वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेटरनिक ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, वियना सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया? कौन सा वियना सम्मेलन में कौन सा देश भाग लिया था? तो 71 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने भाग लिया था। 72 नंबर देखते हैं। चार्ल्स अल्बर्ट निम्न में से कहाँ का शासक था? चार्ल्स अल्बर्ट जो थे कहाँ के शासक था? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक थे। 73 नंबर है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनान देश। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1832 को। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना कब बनाया था? 75 का आंसर हो जाएगा 1862 में योजना बनाया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? कौन काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1862 में। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देशों के साथ हुई? 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनान देश के साथ था। तो दोस्तों, ये था 70 अति महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।